भारत सरकार को और भारत की साख को एक बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट जो कि द हेग में है, उसने एक फैसले में यह कहा है कि केन एनर्जी को भारत सरकार ब्याज समेत 10,000 करोड़ रुपए लौटाए जो उसने जबरदस्ती रख लिए हैं। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मसला है। आपको याद होगा कि सितंबर महीने में भी वोडाफोन के मामले में इसी अदालत में, इसी आर्बिट्रेशन कोर्ट में यह फैसला हुआ था कि उनके साथ जो टैक्स डिमांड की जा रही है रिट्रोस्पेक्टिव लेवल पे वो गलत है, क्योंकि ये दोनों निवेश करार जब भारत के साथ हुए थे तो दो देशों के बीच में जो व्यापार संधि थी उसके तहत इस प्रकार के टैक्स का कोई प्रावधान नहीं था। बाद में आकर के ये टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। बरसों पुराने मामले हैं ये दोनों, और भारत के लिए एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में यहाँ अगर निवेश आकृष्ट करना है तो आज का सेटबैक बड़ा सेटबैक है वोडाफोन के बाद। एक तीसरा सेटबैक और हम आपको याद दिला दें, जो इसरो की एक कंपनी है एंट्रिक्स, उसके मामले में लगा था जबकि देवास मल्टीमीडिया के साथ उसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। उसमें भी देवास मल्टीमीडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए गया और वहां से जीत के आया। तीन बड़े मामलों में जिसमें भारत सरकार जिद पर अड़ी रही, उसमें भारत सरकार हारी है। केन एनर्जी का मामला यह है कि वेदांता से जब केन इंडिया की डील हुई थी तो उस वक्त एक रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत पड़ी, और उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि आपके इस डील के कारण हमारे टैक्स डिमांड बनती है, आप हमको टैक्स दीजिए। 24,000 करोड़ रुपए की डिमांड निकाली गई। उसके बाद यह हुआ कि जो शेयर थे, जो डिविडेंड थे, वो इन्होंने अपने पास रख लिए और वो लौटाया नहीं कंपनी को। कंपनी ने कहा ये नाजायज है, ये टैक्स हम पर लग ही नहीं सकता। लंबी चौड़ी कार्रवाइयों के बाद अब ये मामला जो है फैसले के कगार पर पहुंच गया और सरकार को ये पैसे भरने पड़ेंगे। हालांकि वोडाफोन के मामले में सरकार ने कहा था कि हम इसको चुनौती देंगे, क्योंकि ये टैक्स लगाना जो है ये सरकार का सार्वभौमिक संप्रभु अधिकार है। हम आपको याद दिला दें कि ये दोनों मसले शुरू हुए थे यूपीए के समय में, जब प्रणब बाबू वित्त मंत्री थे और उन्होंने ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था। पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी, खुद मनमोहन सिंह इसके पक्ष में नहीं थे। ये बात प्रणब बाबू ने अपनी किताब में खुद लिखी है। लेकिन तब उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर ये इतना बुरा टैक्स था तो बाद की सरकार इसको हटा क्यों नहीं रही है। बाद की सरकार यानी जो मौजूदा सरकार है, उसके जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो भी ये मान के चलते हैं कि इसमें हमको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये तो हमारा सोवरेन अधिकार है। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो हम निवेश आकर्षित करना चाहते हैं दुनिया के देशों से, निवेशकों से, उसको लाने में बड़ी दिक्कत होगी अगर आप करार का, कॉन्ट्रैक्ट का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो। ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मसला ऐसा है कि अभी की चूंकि एक राष्ट्रवादी सरकार है तो ये बार बार जब यहाँ के टैक्स ऑफिशियल कहते हैं कि संप्रभुता का हवाला देते हैं तो दुनिया भर के वकील हैं वो हंसते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि देखिए प्रीपोस्टरस है। वो इसलिए कि ये दोनों मामले जिनका निपटारा हेग में हुआ है, वो लोग बड़े नामी गिरामी जज हैं। आर्बिट्रेशन के मामले में पूरी दुनिया में उनकी साख है, और वहां पर तो भारत में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही कहा था कि ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाना गलत है। इसलिए भारत का अगर ये अड़ियल रवैया बना रहा, वो इसी तरीके से अहम के आधार पर, अहंकार के आधार पर फैसले करती रही, तो इससे बिजनेस का माहौल, निवेश का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ेगा। लेकिन चूंकि माहौल बना हुआ है इस वक्त लोकल के लिए वोकल होने का या आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो इस बात की फिक्र और इस बात की समझ की बड़ी कमी हो रही है लोगों में कि दुनिया भर में हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, एक सीरियस डेमोक्रेसी के बारे में माना जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे, उसका पालन करेंगे चाहे जो हो जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद 1962 में अगर आपने कोई करार किया हो और उस पर आप आज टैक्स लगा दें, ये कहां से जस्टिफाइड है। लेकिन सरकार ने इस पर जिद ठान रखी है। जाहिर है कि सरकार ये केन एनर्जी के मामले में भी जाकर के कोर्ट में चुनौती, अदालत में चुनौती देगी और इसका फैसला भी टलता रहेगा। लेकिन ये एक अच्छी नज़ीर पेश नहीं करेगा। चाहिए कि टेबल के सामने बैठें, बात करें और इस मामले को निपटा दिया जाए। यहां इस बात का भी जिक्र कर देना चाहिए कि भारत सरकार देश में सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक सीरियस चीज़ होती है। वहाँ जब आप जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी कोर्ट व्यवस्था में इस मामले को निपटा नहीं पाते। इसीलिए आपके यहाँ काम करने वाला विदेशी प्लेयर और देश की भी कंपनियाँ
आपकी कानून व्यवस्था के बजाय दूसरी जगह जाके आर्बिट्रेशन के मामले को निपटाती है। एक उदाहरण देना चाहते हैं, 2019 में सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में भारत के 500 मामले लंबित थे। उसमें से काफी सरकार के बीच के थे, सरकार और कंपनियों के बीच के, काफी मामले 2 कंपनियों के बीच के थे, लेकिन वो इसीलिए जाते हैं कि वहां निपटारा जल्दी हो जाता है। आपको जान के यह भी आश्चर्य होगा कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों के मामले 100 से नीचे, किसी का 75, किसी का 60, इस प्रकार का आंकड़ा है। इसी तरीके से लंदन और द हेग और जो दूसरे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हैं पेरिस, वहां पर भी बहुत सारे मामले भारत से जुड़े हुए हैं और ये भारत के बारे में अच्छी छवि पेश नहीं करते। लेकिन भारत के जो पब्लिक नैरेटिव के मुद्दे हैं वो बड़े निराले हैं, दूसरे मुद्दे हैं जिनमें कि इस प्रकार के गंभीर खबरों पर बहुत ज्यादा चर्चा हो या उस पर बहस हो और सरकार पर यह दबाव बने कि वो इसको कोर्स करेक्शन करे, ठीक कर ले, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। हमको ये लगता है जैसा वोडाफोन के मामले में भी सरकार ने कहा था कि हम इसको चुनौती देंगे और ये बड़ा गलत हो रहा है, हमारा हक है टैक्स लगाना। इस प्रकार का अगर रवैया रहेगा तो केन एनर्जी के मामले में भी शायद वो यही करेंगे। हो सकता है कि कुछ महीने, एक आध साल वहां और लग जाए, लेकिन वकीलों का कहना है, जो जानकार लोग हैं, कि इस मामले में केन एनर्जी का मामला है या वोडाफोन, इसमें भारत सरकार की जीत के चांसेस न के बराबर हैं। लेकिन भारत सरकार और उनको ये जो पॉलिसी बनाने वाले, समझाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, शायद उनको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनके बॉसेस राष्ट्रवादी मस्कुलर बातें सुन करके खुश होते होंगे, इसीलिए वो ऐसी सलाहें देते हैं जो भारत के लिए निवेश डेस्टिनेशन के रूप में बहुत प्रतिकूल परिणाम डाल रही है। ब्रेकिंग व्यूज में आज के लिए इतना ही। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी जो आप देख रहे हैं उसका बटन दबाइए और हमको लाइक कीजिए, और आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट में कारण लिख करके बताइए, डिसलाइक का बटन मत दबाइएगा।